सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम आम जनता की भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या चल रहा है। कुछ समय से रुपये को लेकर एक चर्चा बड़े जोरों पर चल रही है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों हो रहा है। क्या यह वाकई कमजोर हो रहा है या असली कहानी कुछ और ही है? दरअसल अर्थशास्त्र के गणित की चाल कुछ अलग होती है। इसमें जो दिख रहा होता है वो कई बार असलियत से ठीक उल्टा होता है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि मुद्राओं का मोल कैसे तय होता है, कैसे वो मजबूत और कमजोर होती हैं, और फिर आप खुद ही तय कीजिए कि आज भारत की करेंसी रुपया रो रहा है या शान से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान उपस्थित हैं जो इस गंभीर चर्चा को बेहद आसान बनाएंगे। स्वागत करता हूं आपका सुभाष अग्रवाल जी। नमस्कार। आप एसएमसी ग्लोबल के सीएमडी हैं और हमारी दूसरी मेहमान हैं यामिनी अग्रवाल। यामिनी निदेशक हैं आईएमआर भारतीय विद्यापीठ में। आप दोनों मेहमान अर्थव्यवस्थाओं की चाल पर पैनी नजर रखते हैं। आप दोनों का अनेक अनेक स्वागत है। रुपया और डॉलर की सेहत पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्कूल की एक क्लास में या किसी बोर्ड के एग्जाम में किसी एक बच्चे को 50% अंक मिलते हैं। इस बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद यही ना कि बच्चा बिलो एवरेज है। आपके इस जजमेंट की वजह यह है कि आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके अंक 90 से 100% के बीच होंगे। ध्यान रखिए, आप सिर्फ ऐसा मान रहे हैं, जान नहीं रहे, क्योंकि मैं मानता हूं और मैं जानता हूं, इसमें बड़ा फर्क है। अधिकांश समय जब हम कहते हैं कि मैं जानता हूं तो हकीकत यह होती है कि ऐसा हम मानते हैं न कि जानते हैं। अब इसी एग्जाम के बारे में आपको पता चले कि जिस बच्चे ने टॉप किया है इस एग्जाम में उसके अंक 55% हैं, यानी 55% इज द हाईएस्ट मार्क अचीव्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अब जिस बच्चे को 50% अंक मिला है, क्या अब भी उसे आप बिलो एवरेज कहेंगे? शायद नहीं। उसे अब आपको टॉपर्स में शुमार करना होगा। बच्चा वही, अंक वही, लेकिन आपका नजरिया बदल गया, क्योंकि नाउ यू आर इन द नो ऑफ रिलेटिव वैल्यू। इस दुनिया में, खासकर अर्थशास्त्र में, अधिकतर चीजें सापेक्षता के सिद्धांत यानी रिलेटिव वैल्यू पर चलती हैं, और यही कुछ होता है रुपया, डॉलर और दुनिया की दूसरी मुद्राओं के साथ। तो यामिनी, आपसे हम पहला सवाल करेंगे। इतनी जोरों से चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में, भारत में, रुपया कमजोर या डॉलर मजबूत, आपका क्या मानना है? जी देखिए, डॉलर मजबूत हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं, उसने हाल ही में अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और वो कंटिन्यूसली अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता जा रहा है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि संसार भर से जो लोग हैं वो अपनी निवेश की मुद्राएं जो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे निवेश कर रखी थी, उन्हें निकाल करके अब यूएस में निवेश कर रहे हैं, और यूएस में निवेश करने के लिए वो डॉलर की मांग कर रहे हैं। और क्योंकि वो डॉलर की मांग कर रहे हैं, डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो उसके मुकाबले की जितनी भी करेंसीज़ हैं, चाहे वो पाउंड है, चाहे वो यूरो है, चाहे वो येन है और रुपए भी है, वो सभी उसके मुकाबले गिरते जा रहे हैं। ये भी देखा गया है क्योंकि जो ओवरऑल महंगाई का दर चल रहा है, ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से, जहाँ पे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है और क्रूड ऑयल प्राइस काफ़ी महंगा है, उसकी वजह से 40 साल के हाईएस्ट लेवल पर है महंगाई यूएस में, यूके में भी और यूरोप में भी। उसी के तहत चलते हुए, उसको टारगेट करते हुए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, और उसी के मद्देनज़र हम देख रहे हैं कि जो यूएस डॉलर का जो स्तर है वो कहीं ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है
बाकी करेंसीज के मुकाबले। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी। दरअसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा यामिनी ने अभी बताया, कि जब यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, आमतौर पे ज़ीरो रहता है या थोड़ा बहुत रहता है, जब वो बढ़ाता है तो डॉलर वहाँ से निवेश के लिए दूसरे देशों में, उदाहरण के तौर पर भारत नहीं आता, क्योंकि उस देश के लोग उसी देश में अपना इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पा लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स के थ्योरी के हिसाब से जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और यही वजह है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। सुभाष जी, आपके पास आते हैं। ये मुद्राओं का जो खेल है, 190 से 200 देश हैं, हर कंट्री की अलग अलग मुद्रा है, ये तय कैसे होता है? इसका क्या फार्मूला है? देखिए, अब एक डॉलर बास्केट है, में वर्ल्ड की 6 बड़ी करेंसी वो चल रही है, उसमें पाउंड, येन, यूरो, ये सब इंक्लूड है। वो एक साल के अंदर 17% डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, 17 से 18%। इसका क्या मतलब है कि डॉलर की करंट वैल्यू जो है 17-18% उन वर्ल्ड की 6 बिगेस्ट करेंसी से एप्रिशिएट हो गया है। और ये क्यों एप्रिशिएट हो रहा है, इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। रिजर्व करेंसी है डॉलर, जी जी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। जी जी। और जब जैसे कि यामिनी ने भी बताया कि इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है, इसी प्रकार जैसे इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था उनका, यूएस इन्वेस्टर्स का, वो अपना इक्विटी मार्केट बॉन्ड से पैसा निकाल कर और यूएस ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी। अभी शुरुआत में साल के 2022 शुरुआत में 25 पैसा की रिटर्न थी, आज 4% यूएस बॉन्ड में रिटर्न है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर। तो उस हिसाब से वो मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है। आपने एक, सुभाष जी, बात की करेंसी बास्केट की, जो दुनिया भर की 5 मजबूत मुद्राएं हैं, उनकी आपने बात, 5 या 6 मजबूत मुद्रा, 6 मान लेते हैं, क्योंकि उसमें एक डॉलर सबसे स्ट्रांग है, यूएस डॉलर, यूरो होगा, पाउंड स्टर्लिंग होगा, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग होगा, येन जापान का येन है, चाइना का युआन होगा। तो ये जो बास्केट होता है, दरअसल ये बास्केट क्या है? अगर एक आम आदमी को समझाना हम चाहें कि बास्केट क्या होता है, करेंसी बास्केट। देखिए, 6 करेंसी का एक बास्केट बन गया। जिस टाइम बना उस टाइम सबकी वैल्यू जो रेट था उस टाइम पे ले लिया और एक स्टैंडर्ड रेट हो गया। अब इसमें कोई करेंसी घट रही है, कोई बढ़ रही है, तो वो कंपाउंडेड इनका वेटेड एवरेज निकाल के, वो जैसे 100 है तो अब 117 है यूएस डॉलर का रेट। जी जी। तो दैट मीन्स यूएस डॉलर इज अप्रिशिएटिंग बाई 17% इन रिलेटिव टू अदर 5 करेंसीज। एक ग्राफिक चार्ट के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया जो है, अब तक आज़ादी के समय से मान लें कि, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हम मान लेते हैं कि कोई डेट, कोई क्रेडिट नहीं था, तो $1 की कीमत एक रुपया ही थी। तो ज़रा हम ग्राफिक्स के माध्यम से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनल से, वो दिखाएं कि किस साल रुपए की कीमत कितनी रही। 1947 को अगर हम माने तो उस वक्त $1 की कीमत 1 रुपये थी, और 1967 से 71 के बीच आप इस ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि 7.5 रुपये हो गई $1 की कीमत। 76-77 में बढ़ते हुए 8 रुपये 90 पैसे। फिर एक जंप आया 1984-85 में, आप ग्राफिक्स पे देखें, 11 रुपये 80 पैसे। फिर 88-89 में 14 रुपये 40 पैसे। 91-92 में 14 से ठीक 10 रुपये बढ़कर 24 रुपये 40 पैसे हुआ। 92-93 में 30 रुपये 60 पैसे। 97-98 में 37 रुपये 10 पैसे। 98-99 में हम देख पा रहे हैं 42। इसी तरीके से 2001-2 में 47 रुपये से ज़्यादा। 13-14 में 60 रुपये, और 2021 और 22 में रुपया जो था 74 रुपये देने पर $1 आता था। ये सारे ईयर्स की हमने चर्चा की है, लेकिन इसमें सिर्फ हम रुपये को ऐसा नहीं देख सकते कि हर बार वो गिर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि डॉलर मजबूत हुआ है, और कई बार ऐसा हुआ है कि रुपया वाकई गिरा है। इस वर्ष क्या स्थिति चल रही है डॉलर की, उसको हम आगे के ग्राफिक्स के माध्यम से हम देखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम यामिनी के पास आते हैं और ये करते हैं कि आखिर ये जो रुपया का मूल्य तय होता है,
ये कैसे तय होता है? और हमने सुना है कि इसमें करेंसी एक्सचेंज रेट जो होता है वो 3 तरीके से गाइडेड होता है। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, मैनेज एक्सचेंज रेट होता है। सरकार भी कई बार मैनेज करती है, तो ये क्या है फॉर्मूला? जी देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट में जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि क्या दूसरी करेंसी के मुकाबले आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट रहेगा। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो एक बाज़ार निर्धारित रेट होता है, जिसमें जो डिमांड और सप्लाई होती है करेंसी की वो आपस में जब मेल खाती है वो प्राइस डिटरमिन करती है बाज़ार में कि किस पे एक्सचेंज होगा एक करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसी का। जो मैनेज एक्सचेंज रेट होता है उसके अंदर जो करेंसी है वो वैसे तो फ्लोट करती है, पर जो सेंट्रल बैंक है वो धीरे कुछ समय पर इंटरवीन करता है ताकि वो करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है उसको मैनेज कर सके। ज़्यादातर करेंसीज़ को प्योर फ्लोट में नहीं रखा जाता, जिसका मतलब है कि सिर्फ बाज़ार पे नहीं छोड़ दिया जाता कि बाज़ार जो है निर्धारित करेगा कि क्या रेट रहेगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कभी कभार मांग बहुत ज़्यादा कर देते हैं और कभी कभार मांग बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन या बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन होने के चांसेस होते हैं, जो एक आम तौर पे ट्रेड के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो इसलिए सरकार यही कोशिश करती है कि फ्लोटिंग रेट तो रहे बाज़ार में, जैसे हमारा रुपए है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर है, पर अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है तो बीच बीच में जो केंद्रीय बैंक है जैसे आरबीआई है वो इंटरवीन करता है डॉलर की परचेज और बिक्री से, ताकि जो है डॉलर के अंदर ना बहुत ज़्यादा मजबूती एकदम से आए और ना एकदम से वो बहुत ज़्यादा गिरे। बिल्कुल ठीक बताया आपने। और हम देखते हैं कि रुपया जो होता है या किसी देश की जो मुद्रा होती है, इसके कमज़ोर या मजबूत होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो रोज़गार के आंकड़े हो सकते हैं, हम इसे ग्राफिक्स पर भी देख सकते हैं। रोज़गार के आंकड़े हैं, मुद्रास्फीति की दर हो सकती है, फिर आपकी जीडीपी क्या है, जीडीपी है, विनिर्माण सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसका क्या प्रदर्शन कैसा हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर का प्रदर्शन कैसा है, देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा है। इस सारे आधार पे रुपया आपका मुद्रा उस देश की कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है, ये डिपेंड करता है। इस वक्त सुभाष जी आप भारत में क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि अब हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले भारत का जो मुद्रा है रुपया वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन ये जो हमने बात की कि इसकी वजहें क्या हैं, इन वजहों में आप किसको एम्फसाइज करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी वजह होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमें एवरी टाइम वो गैप को फिल करना पड़ता है। और कोई भी करेंसी स्ट्रॉन्ग या डेप्रिशिएट हो रही है ये उससे पता लगता है। जैसे हमें इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए डॉलर की डिमांड बनेगी तो डॉलर एप्रिशिएट होगा, और यदि हमारे पास सरप्लस ट्रेड सरप्लस होता तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती। वैसे मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हुई। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने कहा कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि रिलेटिवली अदर करेंसी को हम देखें तो हमारा इंडिया का मैक्सिमम 10% डेप्रिशिएट हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी। आप देखें ब्रिटिश पाउंड है वो मोर देन 20% डेप्रिशिएट हुआ है, यूरो है वो 15% हुआ है, जैपनीज येन है वो 22% हुआ है, इवन चाइना का भी है वो 10% हुआ है जी। तो साउथ कोरिया की करेंसी है वो 15% हुई है, ऑस्ट्रेलिया की भी 11-12% है। तो ये हमने डिफरेंट करेंसी हम देखेंगे तो वो ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है। जी बिल्कुल, आपने सटीक समझाया। एक ग्राफिक्स के माध्यम से फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले जो एशियाई देशों की मुद्राएं हैं उनका प्रदर्शन आज से 10 साल पहले यानी 2012 में कैसा था और अब 2022 में कैसा है। डॉलर के मुकाबले दूसरे देशों की करेंसी आप देखिए। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, वॉन वहाँ की करेंसी है। साल 2012 में वो डॉलर के मुकाबले मजबूत थी, प्लस में थी 7.29%, और इस साल जो 22 चल रहा है इसमें देखिए दक्षिण कोरिया 22% नीचे है, 22% नीचे है। फिलीपींस पेसो
2012 में 6%, 6.5% से ज़्यादा ऊपर थी, प्लस में थी। इस साल 16% नीचे है। सिंगापुर डॉलर देखिए 6.24% ऊपर 2012 में, अभी माइनस में चल रहा है 6%। मलेशिया का रिंगिट +3 था, 3.37 2012 में, और 2022 में 11% नीचे है। चीन की बात करेंगे, चीन युआन 1% ऊपर था 2012 में और अभी 10% से ज़्यादा नीचे है। और भारत का रुपया 2012 में -3.46 था। यहाँ गौर करने वाली बात है, 2012 में बाकी सारी ये एशियाई देशों की मुद्राएं चढ़ रही थीं, 7%, 6%, 3%। भारत की मुद्रा उस समय -3 में थी। एकमात्र कंट्री भारत था एशिया में माइनस में थी। साल 2022 में भारत -10.25 है, लेकिन ये ऐसे वक्त में है जबकि बाकी सारी देशों की मुद्राएं नीचे गिरी हैं। तो बाकी देशों की मुद्राएं भी नीचे गिरी हैं। इसका सीधा मतलब ये है, जो सुभाष जी अभी समझा रहे थे, कि इसका मतलब है कि डॉलर मजबूत हुआ है और रुपया उतना नहीं गिरा है। सुभाष जी, आप फाइनेंस पर नज़र रखते हैं, इससे जुड़ा अगला सवाल ये है कि आप नियर फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि डॉलर कब तक मजबूत होता जाएगा, क्योंकि जो फेड कह रहा है कि लगातार अभी इंटरेस्ट रेट थोड़े और बढ़ सकते हैं। देखिए, वो फेड जो है हॉकिश इंस्टांस फॉलो कर रहा है, उनकी फेडरल बैंक, और वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी 8% है। और मैं समझता हूँ कि 2024 का उनका टारगेट है इन्फ्लेशन रेट 2% लाने का। तो अभी 2023 तक 1% मैं समझता हूँ और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। धीरे धीरे वो 24 तक फिर वो इंटरेस्ट रेट डाउन होना चाहिए। वैसे आप देखें तो यूएस इकोनॉमी में भी रिसेशन है, 20% उनका जो रिसेशन जब कहते हैं, जब शेयर का टॉप रेट से मार्केट 20% डाउन आ जाए, तो उनका 21% डाउन आ चुका है। और 40% चांसेस है कि अगले साल वो रिसेशन में चला जाए इन्फ्लेशन इकोनॉमी। और लेकिन अभी भी हम उसको स्ट्रॉन्ग क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको कारण समझाता हूँ। जी जी। कि देखिए, दूसरी हमारी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी यूरोप, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 11% है। वहाँ रिसेशन के चांसेस 60% है 2023 के अंदर कि यूरोप के अंदर रिसेशन आ जाए, जबकि अमेरिका में 40% चांसेस हैं। तो इसलिए इसको हम कंपैरेटिवली बेटर समझ रहे हैं। जैसे आपने पहला एग्जांपल दिया, एक बच्चा 50% मार्क्स ला के भी यदि टॉप वाला 55 लाता है तो हम उसको बहुत बढ़िया कहेंगे। अदरवाइज 90%, 95% आते हैं या 100% आते हैं तो हम उसको पुअर कहेंगे। तो यूएस इकोनॉमी को अभी भी हम सेफ मान रहे हैं, जबकि 40% चांस है कि उनकी इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर रिसेशन में जा सकती है। बल्कि कई लोग तो मान रहे हैं कि अभी भी रिसेशन में है। हाँ, 20% से नीचे हम रिसेशन ही मानते हैं, लेकिन अभी बॉर्डर लाइन केस है। 21% है तो बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन 2023 में 40% चांसेस हैं। लेकिन इनका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी है। 2008 में जो इकोनॉमी यूएस के अंदर रिसेशन में गई थी, बहुत फास्ट से बैक आ गई थी। तो इनका फेडरल रिजर्व जैसे इंटरेस्ट रेट और कंट्रीज के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। जैसे मैंने बताया कि 25 पैसा इंटरेस्ट रेट था स्टार्ट के अंदर, आज 3-3.25% है, और इट विल बी 4-4.5% हो सकता है 2023 मार्च तक। तो ये एक कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे एक्शन भी बहुत फास्ट होता है, और उनकी कैपेबिलिटी पे, उनके इकोनॉमिस्ट पे, उनके उस पर लोगों को कॉन्फिडेंस है। आज भी हम सेफ करेंसी, सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, स्टेबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि उनका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम उसको स्टिल वर्ल्ड वाइड खूब दबा के पैसा आ रहा है। और एक दूसरी वजह जो आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आयात और निर्यात पर भी बहुत डिपेंड करता है। और देखें तो भारत जितनी चीज़ें आयात करता है, लगभग उसमें 30 से 40% जो है वो ऑयल है, और ऑयल ख़रीदने के लिए हमें डॉलर देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, जो यामिनी थोड़ी देर पहले समझा रही थी। लेकिन चलिए यामिनी, अगर रुपया बढ़ रहा है, गिर रहा है, मजबूत हो रहा है, एक आम आदमी के नज़रिए से देखें, उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जी देखिए, एक आम आदमी के लिए रुपए का बढ़ना या घटना इस बात पे असर डालता है, क्योंकि हमारे जो 80% क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स हैं
वो हम डॉलर्स में कर रहे हैं और हम उसकी कीमत रुपए में देते हैं। तो जैसे जैसे रुपए गिरता है हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही हम कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हैं अब वो महंगी हो जाती है। तो पहले पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो ऑयल कंपनीज़ हैं उन्हें पेट्रोल और डीज़ल महंगा मिलेगा तो वो आगे जो है उसे महंगा बेचेंगी। तो वो सभी चीज़ों में महंगाई का दर जो है बढ़ जाता है। दूसरा, और कोई भी आइटम जैसे आप कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो नेसेसरी हैं या कोई और गुड्स हैं, जैसे अभी लिथियम बैटरीज की ही बात करें, जी। वो सभी जब आप इंपोर्ट करते हैं वो भी आपके लिए महंगी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो कठिन समय है वो है एक तो महंगाई, क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, जिसके अंदर हमें माना जा रहा है कि हमारा CPI और WPI जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। CPI 7% के आसपास है और उसे कोशिश किया जा रहा है कि टारगेट लेवल के आसपास लाया जाए, जिसकी वजह से RBI अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है। और क्योंकि RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है ताकि जो FIIs हैं या बाकी के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ निवेश करें, उसकी वजह से जो हमारे कारोबार है उसमें जो निवेश कर रहे हैं उनके लिए पैसा उठाना थोड़ा महंगा हो जाता है। तो जितने भी बिजनेसेस हैं या आप पर्सनल लोन्स कहें, होम लोन्स कहें या कार लोन्स कहें, वो भी महंगे हो जाते हैं। पर इसमें RBI के पास ज़्यादा कुछ विकल्प नहीं रहता, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक बहुत ही तेज़ी से अपनी जो इन ब्याज की दरें हैं वो बढ़ा रहा है और उसके मुकाबले में ही रख करके RBI को भी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि अंदरूनिक और बाहरी जो इक्विलिब्रियम है जिसे हम कहते हैं वो मेंटेन रहे और कोई जो है अर्थव्यवस्था में कोई भी इंस्टेबिलिटी ना आए। हाँ, बाकी जो आप कह रही हैं कि सिर्फ भारत में ये स्थिति नहीं होगी, एक और ग्राफिक्स के माध्यम से हम देखेंगे कि इस साल 2022 में जनवरी से सितंबर तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं और इसमें इन सितंबर तक में भारत का रुपया जो है वो 7.6% गिरा है। लेकिन आप देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर 7.5% गिरा है, चीन का युआन जो है 8.7% गिरा, यूरो 12% की गिरावट है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 15%, जापान का येन 20% और पाकिस्तान तो वहाँ का जो रुपया है 24% गिरा है। तो इस मामले में भारत कम गिरा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रुपया बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ है, रुपया बना हुआ है और आने वाले समय में रुपया और शानदार प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वो दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति कर रही है। ये हम नहीं कर रहे, ये IMF और वर्ल्ड बैंक भी समय समय पर कह चुका है। समय ख़त्म हो रहा है इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन चलने से पहले आपको रुपये पर बने कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों से परिचय फिर से एक बार कराए चलते हैं कि किस तरीके से रुपया हमारे जीवन में समाया हुआ है। इसकी बानगी इन मुहावरों में ज़रा देख लीजिए। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लाख टके की बात, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसे दांत से पकड़ना, नोट छापना, नोटों की बरसात होना, रुपया ऐंठना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आपने देखा कि रुपया किस तरीके से हमारे जीवन में समाया हुआ है। आप हमारे प्रोग्राम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दें और साथ ही आप इकोनॉमी बिजनेस से जुड़े किसी समसामयिक विषय के लिए भी हमें सुझाव दे सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल दोनों मेहमानों का शुक्रिया, आपका यामिनी और सुभाष जी आपका। हम सभी को अब इजाज़त दें। नमस्कार।